हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग इस सेशन में एसएसटी हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अंतिम पार्ट अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का हम लोग उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। हमने इसके पहले इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीन पार्टों को हमने अध्ययन कर लिया है। चौथा पार्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन आज हम करेंगे। हमने इस सेशन में आपके लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के में पूछे जाने वाले जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने डिजाइन किया है। तो हम चाहते हैं आइए इस पर हम लोग विचार करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक ऊंचा है? इसमें सही आंसर है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो जो सही उत्तर है श्रीलंका, क्योंकि ये इसको हम मानव विकास सूचकांक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ये पूरे इसको आइए हम समझ लेते हैं कि वास्तव में ये एचडीआई है क्या। एचडीआई ये 189 देशों को यूएनओ द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा किसी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने की एक पद्धति है। हम कैसे किसी देश के विकास को मापेंगे, कैसे किसी देश की हम प्रगतिशीलता को मापेंगे, उसके लिए एचडीआई का प्रयोग होता है। इस एचडीआई में सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाता है और उसके आधार पर एक हायरार्की तय की जाती है जिसको हम एचडीआई के नाम से जानते हैं। यह देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के स्तरों को सॉर्ट आउट करता है, जिसके माध्यम से उस देश को हम उस हायरार्की में रखते हैं। तो उसी हायरार्की में रखे गए देशों की जो सूची होती है उसी के आधार पर हम तय करते हैं कौन सा देश प्रगतिशील है, विकसित है या विकासशील है। तो उसमें इन चारों देशों में श्रीलंका का जो इंडेक्स है वो 76 है, जबकि बांग्लादेश का 136 है, बल्कि नेपाल का 149, पाकिस्तान का 150। तो इसमें श्रीलंका का 76 अर्थात श्रीलंका की जो स्थिति है वो चारों देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2.36 लाख है। आइए हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आयु के नाम से भी जाना जाता है। यह औसत आयु क्या है, इसको निकालने का फार्मूला क्या है? तो इसको निकालने का फार्मूला है देश की कुल आयु में आय मींस इनकम। देश की कुल आय में अगर हम देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो औसत आय निकल आती है। आय इक्वल टू इनकम, मैं बार बार कर रहा हूं, नॉट एज। आय मींस इनकम। तो कुल आय में जनसंख्या से भाग देने से उस देश की औसत आय निकल आती, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो भारत की जो प्रति कैपिटा इनकम है वो डॉलर में $2150 है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई कम होती है उस देश को हम विकासशील देश कहते हैं। जिस देश की पीसीआई पर कैपिटा इनकम अधिक होती है उसको हम विकसित देश कहते हैं। तो इसमें राज्यों के बारे में पूछा गया है। तो इन चारों राज्यों में हरियाणा की पीसीआई सबसे अधिक है, तो इसमें जो सही आंसर है हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार इनमें से क्या है? इसमें कुल 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प इनमें से सभी अर्थात व्यक्तियों का साक्षरता स्तर ज्ञात करना, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना और स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर निर्धारित करना, ये सभी चीजें किसी भी देश के विकास के स्तर को ज्ञात करने के तरीके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकसित देश है? इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। सही आंसर है फ्रांस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिन देशों का एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा होता है उनको हम विकसित देश कहते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, ये सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसमें सही आंसर है 130वां स्थान। जो हमारी रैंक है 189 में भारत का जो रैंक है वो 130 अर्थात 130
30वां स्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में श्रीलंका, चूंकि हम लोग जानते हैं श्रीलंका का जो एसडीआई है वो 76 है, अर्थात भारत से भी अच्छा है। तो इसमें सही आंसर है श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसमें सही आंसर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं और निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब उत्पादन और वितरण पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है, प्राइवेट व्यक्तियों का होता है, उसको हम निजी क्षेत्र कहते हैं। और जब उत्पादन और वितरण पर अधिकार सरकार का होता है तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो फैक्ट्रियां, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां होती हैं वो सभी निजी क्षेत्र कहलाती हैं, और जो सरकारी उद्यम होते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसको हम सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। हमारे यहाँ जो आर्थिक व्यवस्था है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो गतिविधियों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? इसमें सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। यहां पर हम लोग देख लें अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें कृषि है, डेयरी, मत्स्य, खनन, गैस, पेट्रोलियम, ये सभी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में रूपांतरण या परिवर्तन जब किया जाता है तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे फर्नीचर, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सभी द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र मतलब तृतीय वर्ग, अर्थात प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र में सहयोग करने वाली मानव श्रम सेवा को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात सेवा को हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दुकानदार, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है कृषि। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 61.5% लोग कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए जीविका का सबसे बड़ा साधन वो कृषि ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई? इसका सही उत्तर है बी 2005। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2005 में केंद्र सरकार ने सभी को काम देने की एक योजना चलाई जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। नरेगा का मतलब होता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसका नाम 2009 में परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का मतलब हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इस व्यवस्था में एक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन की गारंटी, काम करने की या रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार आपको 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है तो सरकार 100 दिन का भत्ता देती है। इस प्रकार ये जो मनरेगा योजना है ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? इसमें सही आंसर है सी तृतीय क्षेत्र। क्योंकि सेवा को हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? इसमें सही आंसर है ए प्राथमिक क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसमें सही आंसर है आरबीआई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई थी।
इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। वास्तव में आरबीआई ये मुद्रा और बैंकिंग पर नियंत्रण करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? इसमें सही आंसर है, दो देशों के बीच व्यापार को हम विदेशी व्यापार के अंतर्गत रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1995 को। चूंकि हम लोग जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें वर्तमान में कुल 164 मेंबर है। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध अर्थात बाधा रहित बनाना, एक मंच तैयार करता है। यह मंच पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सही दिशा और अग्रसर करने का प्रयास करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का क्या साधन है? इसका सही आंसर है पूंजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है विकसित देशों के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि इस WTO का जो शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत वो विकसित देशों ने अपने हितों को, आपसी व्यापार को, आपस में व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सामान्य बनाने के लिए इस व्यवस्था को WTO का निर्माण किया था। और धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे विश्व के लिए अनिवार्य हो गई, पूरे विश्व के लिए एक मजबूरी बन गई। इसी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं नियंत्रित होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? इसका सही उत्तर है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? इसका सही आंसर है कच्चा पेट्रोलियम। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे यहां भारत में 82% पेट्रोलियम हम विदेशों से आयात करते हैं। हमारे यहां मात्र 18% पेट्रोलियम का ही उत्पादन हो पाता है, शेष हम विदेशों पर निर्भर हैं। भारत के आय का सबसे अधिक व्यय अगर किसी एक व्यवस्था पर होता है तो हमको पेट्रोलियम को मंगाने पर, पेट्रोलियम को आयात करने पर होता है। अगर हम लोग पेट्रोलियम को अगर किसी प्रकार से इस विषय में हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो हमारी जो सबसे बड़ी व्यय है वो कम हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर है डी, जनेवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है 1986 में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर 1986 में यह अधिनियम बनाया गया और इसको 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग प्रत्येक 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है अक्टूबर 2005 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यज्ञ मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है खाद्य पदार्थ। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में कुछ ऐसी शब्दावलियां पूछी जाती हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स पार्ट की ये शब्दावलियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, इनको हमको इसी पार्ट में समझ लेना चाहिए। हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिशा निर्देश कब पारित किया गया था? तो इसमें सही आंसर है 1985 को। यूएनओ द्वारा 1985 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए एक संरक्षण के विषय पर एक विस्तृत दिशा निर्देश तय किया गया, जो सभी देशों के लिए कंप्लायंस के लिए भेज दिया गया कि सभी देश इसको अपने अपने यहाँ अपने अपने तरीके से लागू करेंगे। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक कोपरा, बहुत पूछा जाएगा कोपरा किसे कहते हैं, तो वास्तव में कोपरा COPRA, कोपरा का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा के नाम से जाना जाता है। इसको अक्टूबर 1986 को भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इसको लाया। इसका इंप्लीमेंट 24 दिसंबर 1986 को हुआ। इसीलिए प्रत्येक 24 दिसंबर 1986 को हम लोग उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं।
आरटीआई के बारे में हम लोग जानते हैं। आरटीआई बहुत पूछा जाता है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना पाने का अधिकार, सूचना मांगने का अधिकार। इसको अक्टूबर 2005 में इसको भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर लाया गया। हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, आईएसआई क्या है? तो आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना 1955 में की गई। यह वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के लिए और उस पर एक सिंबल, मोहर लगाने की एक संस्था है कि वस्तुएं गुणवत्तापूर्ण बनाई जाएं और वो उपभोक्ताओं को प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी आईएसआई की होती है। और ये अपना एक सिंबल भी उस पर लगाती है, जिसको हम मोहर भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यज्ञ मार्क किसे कहते हैं? तो वास्तव में किसी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने की जो विधि है अर्थात संस्था है, उसको हम यज्ञ मार्क कहते हैं। और इसका एक सिंबल अलॉट होता है जो प्रमाणीकृत करने के लिए यज्ञ मार्क का होलोग्राम लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉल मार्क किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु और स्वर्ण आभूषण की प्रामाणिकता की, गुणवत्ता की जांच करने के लिए हॉल मार्क लगाया जाता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक संस्था है। इसके माध्यम से सोना चांदी को प्रमाणीकृत किया जाता है, अर्थात उसकी क्वालिटी की जांच की जाती है और उसको भी एक होलोग्राम लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, अर्थात प्रति 1000 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, हमने उन सभी क्वेश्चनों को लेने का प्रयास किया है कि जो 2024 बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, उनको हमने इसमें लिया है। आपको इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा अंक मिल सके। मित्रों, हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए, विश्व के किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम एक आपको फार्मूला देंगे, जो हमारे अगले वीडियो में हम उसको देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे, इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।